હેમનગર, ભાઈ મીડિયા વાળા તો ઉભા રહે છે, તમે કાં એમને બેસાડો છો? હવે મને ક્યાં સાબરકાંઠા જોવાનું બાકી છે? તમે મને જોયેલો જ છે ને. કેટલાય દશકાઓથી સાબરકાંઠા સાથેનો મારો નિકટ નાતો રહ્યો છે. પેઢીઓ બદલાઈ ગઈ. કેટલાય દશકાઓથી સાબરકાંઠા સાથેનો મારો નિકટ નાતો રહ્યો છે. પેઢીઓ બદલાઈ ગઈ, રંગરૂપ બદલાઈ ગયા, પણ સાબરકાંઠાનો પ્રેમ એવો ને એવો મારા પર રહ્યો છે. અને આપણો આ જે પ્યાર છે, આપણા જે આશીર્વાદ છે, એના કારણે મને આપ સૌ ઉપર ભારે ભરોસો પણ છે. સાથીઓ, કદાચ દુનિયાના લોકો મોદીને એક દેશના પ્રધાનમંત્રી તરીકે ઓળખતા હશે, પરંતુ દેશ માટે તો હું માત્ર ને માત્ર એક સેવક છું. દેશવાસીઓ માટે સેવાનું વ્રત લઈને નીકળેલો, આપના માટે ખપી જનારો અને સદાય તમારો સાથી. અહીંયા અનેકોને હું નામથી બોલાવી શકું અને અનેકોએ મને કહી ગયા, નરેન્દ્રભાઈ ઉભા રહો ને જરા. એવો આપણો નાતો, અને એ જ શક્તિ છે જે શક્તિને લઈને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. અનેક વાર આવ્યો છું, પરંતુ આજે હું આપની પાસે કંઈક માગવા માટે આવ્યો છું. સરકારી કામોમાં આવું તો કંઈ ને કંઈ આપવા માટે આવું, કઈ યોજના લઈને આવું, કઈ શિલાન્યાસ હોય, ઉદ્ઘાટન હોય, પરંતુ કોક વાર તો માગવા આવવું જોઈએ ને. અને મને તમારા આશીર્વાદ જોઈએ છે, જેથી કરીને 140 કરોડ દેશવાસીઓ જે સપના લઈને જીવી રહ્યા છે, એ સપનાને સાકાર કરવામાં હું કોઈ પાછી પાની ના કરું, મારી કોઈ ઉણપ ન રહી જાય. અને એના માટે મને મજબૂત સમર્થન જોઈએ. સંસદમાં મને ગુજરાતના બધા જ સાથીઓની જરૂર છે. દેશ ચલાવવા માટે મને સાબરકાંઠાએ જોઈએ ને મહેસાણાએ જોઈએ. અને મને પૂરી ખાતરી છે કે આપ સૌ 7મી તારીખે અભૂતપૂર્વ મતદાન કરીને પ્રત્યેક પોલિંગ બૂથમાં વિજય પ્રાપ્ત કરવાના સંકલ્પ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિજયી બનાવશો, એવી મને पूरी श्रद्धा है. भाइयों और बहनों, 2014 में
जब आपने मुझे दिल्ली भेजा तो कोई छोटे मोटे काम करने के लिए थोड़ा भेजा था। आपने मुझे चुनौतियों को चुनौती देने के लिए भेजा था, चुनौतियों को टालने के लिए नहीं, चुनौतियों से टकराने के लिए भेजा था। और इस मिट्टी में वो ताकत है। दुनिया ने महात्मा गांधी में वो ताकत देखी थी। देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल में वो सामर्थ्य देखा था। इस मिट्टी में वो ताकत है जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और मैं आपके द्वारा दिए गए संस्कारों से, आपके द्वारा दी गई शिक्षा से आज देश की सेवा करने में दिन रात खपाता रहता हूं। आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि मैंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये कांग्रेस के लोग देश को डराते थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी। राम मंदिर बना कि नहीं बना? शान से बना कि नहीं बना? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई? क्या कहीं कोई आग लगी क्या? कहीं तू मैं भी हुआ क्या? देश भर के लोगों ने मिलकर के उस उत्सव के रूप में मनाया कि नहीं मनाया? यानी कांग्रेस के लोग जमीनी हकीकतों से कितने कटे हुए हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए किस प्रकार से लोगों को भयभीत रखते हैं, डराते रहते हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण है। देश में कोई आग नहीं लगी, लेकिन कांग्रेस के दिलों में जो आग लगी है वो कोई बुझा नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए, देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनना शुरू होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। देश को लड़ाई लड़नी पड़ी। 70-75 साल तक उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने लगातार कोशिश की, अदालत में भी कोशिश की, बाहर भी की, कानून बदले ताकि राम मंदिर बने नहीं। लेकिन आखिरकार न्यायालय ने निर्णय दिया, बेटा आप वो फोटो मैंने देख लिया, बैठ जाइए, पीछे लोगों को परेशान कर रही हो आप बैठ जाइए। उन्होंने जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, उन्होंने सब चीजें माफ कर दी। जिन जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया था, सब कुछ माफ कर दिया और माफ करके उनके घर जाके उनको निमंत्रण दिया कि आओ नए सिरे से अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये लोग देखिए, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए। वोट बैंक की राजनीति में ये इतने डूबे हुए हैं कि वो संतुलन खो बैठे हैं। साथियों, ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटेगा तो देश टूट जाएगा, देश में खून की नदियां बहेगी, न जाने क्या क्या कहते थे। यहां तक कहते थे
जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। उनको पता नहीं है ये मोदी है, ये उसको डराने के खेल बंद कर दो भाई। आप बताइए, आर्टिकल 370 हटा कि नहीं हटा? जरा थक डंग गए हो तो जरा जिंदा होकर के जवाब दो। क्या आर्टिकल 370 हटा कि नहीं हटा? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? क्या देश में कहीं खून की नदियां बही? और आज लाल चौक में शान से, आन बान शान के साथ देश का तिरंगा लहरा रहा है कि नहीं लहरा रहा है? साथियों, 10 साल पहले तक देश आतंकवाद की आग में जल रहा था और कांग्रेस, पता था पड़ोसी देश आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है, आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। और जब आतंकवादी आते थे, बहुत बड़ी घटना करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मर रहे थे। कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी, जानकारियां, उनकी फोटो, ये सब भेजते थे, ये आपके यहां से आए थे, उन्होंने किया। और कांग्रेस पाकिस्तान से कहती थी कि बताओ भाई साहब, हम पर बम क्यों फोड़ते हो? वो भी एक जमाना था, डोजियर भेजते थे। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। साथियों, हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति की शिकार अगर कोई हुई तो हमारी मुस्लिम बहनें शिकार हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था, ये संविधान लेके घूम रहे हैं ना शाहजादे, अगर संविधान के प्रति इतना सम्मान है तो भारत के संविधान ने बनाई हुई सर्वोच्च अदालत ने कहा था शाहबानू के केस में, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान करके कानून बना दिया और मुस्लिम बहनों को संरक्षण नहीं दिया। और 3 तलाक खत्म होने से सिर्फ मुस्लिम बहन को सुरक्षा मिली तो नहीं, पूरे परिवार को सुरक्षा मिली है। क्योंकि जब बेटी शादी करके जाती थी तब पूरा परिवार बड़े सपनों के साथ बेटी को ससुराल भेजता था, लेकिन चिंता रहती थी मुसलमान परिवार को कि कहीं दामाद 3 तलाक बोल करके बेटी को वापस न भेज दें। भाई को चिंता, पिता को चिंता, मां को चिंता, और ऐसी कितनी ही बेटियां 3 तलाक सुनकर के घर लौट आती थी। परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने 3 तलाक के कानून को, परंपरा को रोकने के लिए हिम्मत नहीं दिखाई। मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं थी। मैं चुनाव की हार जीत के हिसाब से देश नहीं चलाता हूं। मैं मेरी मुसलमान बेटियों को सुरक्षा देना चाहता था और मैंने इस देश में से 3 तलाक उसको खत्म कर दिया। लाखों बहनों की जिंदगी बचाई है, लाखों परिवारों की जिंदगी बचाई है। भाइयों और बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी ने जब ये सब किया
तो कांग्रेस के शाहजादे को बुखार आ जाता है, तकलीफ हो जाती है, और बुखार में इंसान कुछ भी बोल देता है। शाहजादा कह रहा है कि अगर मोदी तीसरी बार आया तो फिर देश में आग लग जाएगी। बोलो, ये पता नहीं इनके दिमाग में आग कहां से भर गई है। दरअसल कांग्रेस के सपने आग में राख हो चुके हैं। इस देश के लोगों ने कांग्रेस के हर इरादे को जान लिया है और इसलिए निराशा के गर्त में डूबी हुई कांग्रेस, जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाती है, जो अपनी पार्टी में जान नहीं भर सकते हैं, वह देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए निकले हैं। 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है, लेकिन आज उनकी स्थिति लेने के देने पड़ गए हैं। ये लोग सरेआम क्या भाषा बोलते हैं देश के विभाजन की। अरे भाई, 1947 में विभाजन देख करके देश तबाह हो गया और अभी भी उनके बड़े बड़े नेता देश के विभाजन की बातें करते हैं। और ये कांग्रेस के सारे जो चट्टे पट्टे हैं ना, इंडी गठबंधन, उनकी रणनीति एक ही है, देश में अराजकता फैलाओ, अस्थिरता फैलाओ, देश मुश्किल में आ जाए, लेकिन कैसे भी करके इन्हें मोदी को बदनाम करना है। उन्होंने 100 साल की आपदा, सबसे बड़ी आपदा कोरोना के दौरान यही खेल खेले। भारत का कोविड मिशन फेल हो, भारत का वैक्सीनेशन मिशन फेल हो, इसके लिए उन्होंने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए। जब सीए कानून हम लाए तब भी उन्होंने नकारात्मक फैला करके देश में तूफान फैलाने की कोशिश की। आप मुझे बताइए, बंटवारे के समय तब के जो हिंदू, सिख, ईसाई पाकिस्तान में रह गए थे, क्या भारत की के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? बंटवारा तो धर्म के आधार पर हुआ था ना, तो जो पीछे रह गए उनका क्या कसूर था? अब भारत ऐसे पीड़ितों को नागरिकता दे रहा है तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। साथियों, आज भी कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इन्होंने हर बार चुनाव हार जाए तो बहाना ढूंढते हैं, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम, और जहां जीत जाए तो चुप। ईवीएम के विरुद्ध देश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा चांटा मारा, ऐसा चांटा मारा है, अब पता नहीं वो बोल नहीं पाएंगे कभी। अब इन्होंने क्या चलाया? संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा। ये जो संविधान और आरक्षण की बातें करते हैं ना कांग्रेस वाले, बाबा साहब का अंबेडकर का संविधान इन लोगों ने 60-70 साल तक राज किया, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं कर पाए थे। कश्मीर में ये संविधान लागू नहीं हुआ था। कश्मीर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये मोदी है जिसने आकर के 370 हटा करके संविधान को कश्मीर में लागू किया। कश्मीर के अंदर जो दलित हैं उनको 70 साल के बाद अधिकार मिले, आदिवासियों को अधिकार मिले, महिलाओं को अधिकार मिले, ओबीसी को अधिकार मिले। संविधान की पवित्रता हिंदुस्तान के हर कोने में सुरक्षित करने का काम मोदी करता है। क्यों? मोदी संविधान के प्रति समर्पित है। भाइयों बहनों, जब देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिए हैं, आज देश में सबसे ज्यादा एमएलए एससी, एसटी, ओबीसी के बीजेपी के, सबसे ज्यादा एमपी एससी, एसटी, ओबीसी के बीजेपी के, उनका सब खाली हो गया है। और इसलिए अब उन्होंने कारोबार चलाया, फर्जी वीडियो, फेक वीडियो, सारा कारोबार फर्जी। उनकी बात कोई सुनता नहीं तो मोदी का चेहरा और मुंह में दूसरी बात डाल करके
लोगों को दिखाते हैं। अरे भाई, तुम्हारे में हिम्मत हो तो तुम अपने चेहरे से बोल के दिखाओ ना। वो दम नहीं है, और उनको पता है न देश उनको देखना चाहता है, न देश उनको सुनना चाहता है, न देश उनको स्वीकार करना चाहता है। और आज कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं, खुद तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मोहब्बत की दुकान, लेकिन इनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे, इसको बांटने में लगी हुई है। मोदी को बदनाम करने में वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया हूं, देश उनकी ये झूठी बातें, फर्जी बातें स्वीकार नहीं कर